हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज का विषय है भारत में रेडियो का सफ़र, भारत में रेडियो की विकास यात्रा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो जर्नलिज्म का एक अभिन्न हिस्सा है, बेहद इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण मीडिया है जो न केवल सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अपितु बहुत सारे नेशनल लेवल के जो टेस्ट हैं, नेट जेआरएफ जैसे, उसमें भी रेडियो से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे किस तरह भारत में रेडियो की स्टार्टिंग हुई, अपने बेहद स्टार्टिंग के फेज़ में रेडियो ने कौन से उतार चढ़ाव देखे, बहुत बार विपरीत परिस्थितियाँ भी आई और कई बार रेडियो को बंद करना पड़ा, उसके नाम बदले गए और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आप भारत में रेडियो के सफ़र को और भी अच्छे से समझ पाएंगे अगर उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जोड़कर देखेंगे, क्योंकि जब रेडियो का भारत में आगमन हुआ तब भारत ब्रिटेन के अधीन था। इसलिए स्वाभाविक है जो भी ब्रिटेन में इस तरह के नए बदलाव आए उससे भारत के अछूता रहने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इंग्लैंड में 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। लगभग उसी समय भारत में भी रेडियो की सुगबुगाहट शुरू हो गई। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले महानिदेशक जॉन रीड ने भारत में रेडियो प्रसारण में विशेष रुचि दिखाई। इस बारे में उन्होंने मार्कोनी कंपनी के कर्नल सिम्पसन से भी बातचीत की। जॉन रीड की भारतीय प्रसारण की योजना इंग्लैंड से शुरू करने की थी। अंततः 1922 में देश में पहली बार प्रसारण शुरू करने का प्रस्ताव डाक एवं टेलीग्राफ विभाग के महानिदेशक ने भारत सरकार के सामने रखा। उन्होंने अपने प्रस्ताव में रेडियो प्रसारण की वकालत करते हुए कहा कि इससे सरकार की आय में लाइसेंस फीस के जरिए वृद्धि होगी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने रेडियो स्टेशन से और रेडियो सेट से जो भी उन्हें खरीदेगा उससे ब्रिटिश सरकार को, भारत सरकार को आमदनी होने की संभावना जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि रेडियो प्रसारण तभी शुरू किया जाए जब बहुत सारी प्रसारण कंपनियां मिलकर एक विशेष कंपनी बना ले। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए और भी अच्छे से विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में 1923 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर रेडियो निर्माता, सरकार के प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी और भी अन्य जो रेडियो से जुड़े हुए लोगों ने हिस्सा लिया। कई दौर की चर्चाएं हुई। उसके बाद जो चर्चाओं में समाचारों पर कॉपीराइट, सेंसरशिप, रेडियो सेट और उनके जो पुर्जों की आयात और लाइसेंस फीस जैसे मुद्दों पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। इसी बीच कलकत्ता स्थित रेडियो क्लब ऑफ बंगाल को अस्थायी तौर पर रेडियो प्रसारण की अनुमति दी गई। देखिए, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि शुरुआती दौर जो रेडियो प्रसारण का रहा उसमें अधिकतर प्रायोगिक सेवाएं थी। प्रयोग के दौर अभी चल रहे थे और अगले ही साल 1924 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने भी अपना प्रसारण आरंभ कर दिया। इसके बाद मद्रास में रेडियो क्लब की स्थापना हुई। धीरे धीरे रेडियो जो है वो अपने सफ़र पे आगे बढ़ता रहा और इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि एक विशेष जो कमेटी है वो बनाई जाए और उसके आधार पर रेडियो का प्रसारण किया जाए। ये सब देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 31 मार्च 1926 को कंपनी अधिनियम के तहत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का रेडियो प्रसारण के लिए पंजीकरण करवाया। 13 सितंबर 1926 को रेडियो प्रसारण के समझौते पर कंपनी ने सरकार के साथ हस्ताक्षर किए। कंपनी के प्रमुख हिस्सेदार इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी और राजा साहेब धनराज गिरी थे। इंडियन टेलीग्राफ कंपनी की 2/3 पूंजी मार्कोनी कंपनी की थी। जल्द ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बम्बई और कलकत्ता में अपने रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर दिए। बीबीसी के एरिक सी ड्यूस्टन को पहला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। 23 जुलाई 1927 को लॉर्ड इरविन ने बम्बई स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रसारण के लिए भारत में असीम संभावनाएं हैं। इसकी लंबी दूरियां और विशाल क्षेत्रफल इसे प्रसारण के लिए संभावनाओं से भरा बनाता है। भारत के दूर दराज के गाँवों में ऐसे लोग हैं जो काम से थकने के बाद सुस्ताना चाहते हैं। इसी प्रकार काम के लिए अपने घरों से दूर जाने वाले अनेक लोग भी अपने परिजनों की कमी महसूस करते हैं।
भारत में अनेक घर ऐसे हैं जिनकी परंपराएं उन्हें मनोरंजन के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं देती। इन सब के लिए प्रसारण किसी शानदार उपहार से कम नहीं है। चाहे मनोरंजन की बात हो या फिर शिक्षा की, रेडियो प्रसारण में असीम संभावनाएं छिपी हैं। ये देश के इतिहास के लिए एक बड़ी घटना रही, क्योंकि यहाँ से 23 जुलाई 1927 के दिन से भारत में रेडियो का सिस्टमैटिक ढंग से स्टार्टअप शुरू हुआ। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि उस दौरान रेडियो प्रसारण की बम्बई में शुरुआत होने की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने काफ़ी प्रमुखता से छापा। इस ऐतिहासिक घटना को उसने अखबार की लीड स्टोरी बनाया। इसके लगभग एक महीने के बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता के रेडियो स्टेशन का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया। बीबीसी के सीसी वेलिक को पहला केंद्र निदेशक बनाया गया। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसी दौरान या इसी टाइम पीरियड में देश की आज़ादी का आंदोलन उफान पर था और आज़ादी के आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की चिंताएं रेडियो को लेकर थोड़ा सा बढ़ गई थी, क्योंकि इस दौरान महात्मा गांधी के आंदोलनों से जो ब्रिटिश सरकार है बेहद डरी हुई थी, घबराई हुई थी। ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि कहीं आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ रेडियो का प्रयोग न करने लगे। इसके लिए सरकार ने रेडियो पर सेंसरशिप लगाने का फैसला किया। वायसराय ने निर्णय लिया कि समाचार बुलेटिन केवल राइटर्स और एसोसिएटेड प्रेस द्वारा ब्रॉडकास्ट न्यूज़ के बेस पर ही बनाए जाएं। इस दौरान एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें बम्बई और बंगाल सरकार को आगाह किया गया कि रेडियो पर कोई भी ऐसा प्रसारण न किया जाए जिससे जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो। एक तरफ ब्रिटिश सरकार आंदोलनों को लेकर चिंतित थी, दूसरी तरफ जैसे जैसे रेडियो अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहा था, कुछ आर्थिक परेशानियां रेडियो के लिए आनी शुरू हो गई। बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी रेडियो के लिए वो समय ठीक नहीं था। आम लोगों में रेडियो को लेकर कोई खास उत्साह नहीं था और फिलहाल रेडियो सेट की लाइसेंस फीस से ही स्टेशनों का गुजारा चल रहा था। लगातार घाटे को देखकर मार्च 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन रेडियो सेट बेचने वाले डीलरों और जो श्रोता थे उनके प्रेशर में आकर सरकार ने कंपनी को नियंत्रण में लेने का फैसला किया। कंपनी की सारी संपत्ति और कर्मचारी भी पुरानी शर्तों पर नई कंपनी का हिस्सा बने। 1 अप्रैल 1930 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, इसलिए साल भर के बाद फिर कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन रेडियो प्रसारण बंद होते ही देश भर में, विशेषकर बंगाल में, इसका भारी विरोध हुआ। अंततः 1932 में सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को सरकारी प्रबंधन के तहत चलाने का अंतिम निर्णय लिया। 30 अगस्त 1935 को बीबीसी से आए लियोनल फिल्डन ने देश के पहले प्रसारण नियंत्रक का पदभार संभाला। एक प्रकार से यह आकाशवाणी के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि अगले कुछ सालों तक फिल्डन अपनी क्रिएटिविटी से ऑल इंडिया रेडियो के स्वरूप को बदलते रहे। अपने कर्मठ स्वभाव के कारण उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रशासन से भी लड़ाई लड़ी। लियोनल फिल्डन का स्वभाव दूसरे जो महानिदेशक रहे या नियंत्रक रहे उनसे काफ़ी अलग था। फिल्डन ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए जिससे भारत में रेडियो प्रसारण का कायाकल्प होने लगा। सबसे पहले उन्होंने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में एक नए योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की। उन्होंने प्रोग्राम डायरेक्टर के लिए कोई योग्यता तय करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि प्रसारण के लिए किसी एक क्षेत्र की योग्यता के स्थान पर विभिन्न विषयों के मिले जुले ज्ञान की अधिक आवश्यकता है। फिल्डन की विस्तार योजनाओं में जल्द ही वित्त विभाग ने नुक्ताचीनी आरंभ कर दी। ये स्वाभाविक भी था कि अगर फिल्डन उन्हें बाईपास करते हैं तो वो धीरे धीरे उनसे कटने लगे। उनका कहना था कि रेडियो प्रसारण अन्य प्रशासनिक गतिविधियों जैसा कार्य नहीं है, इसलिए उसमें नए कर्मचारी और अधिकारियों को अलग तरीके से सुविधाएं देनी होगी। उन्होंने अपने प्रोग्राम डायरेक्टरों के घर टेलीफोन की सुविधा देने की वकालत की, लेकिन वित्त विभाग ने उस पर घोर आपत्ति जताई। इसी प्रकार कर्मचारियों को मुफ्त रेडियो सेट देने को कहा गया तो वित्त विभाग ने उसे बेकार की सोच बताया। फिल्डन प्रशासनिक अधिकारियों को काफ़ी कम दर्जे का मानते थे और अपने विभाग के प्रस्ताव की मंजूरी सीधे वायसराय से ले आते थे।
इसलिए अनेक अधिकारी उनसे नाराज रहने लगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो हुआ। दरअसल फिल्डन को यह नाम बड़ा अटपटा लगता था। उनकी नापसंदगी का कारण इसका लंबा और मुश्किल और समझ में ना आने वाला नाम था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो नाम इसलिए रखवाया ताकि वह चाहते थे कि ये आम लोगों की पहुंच में जाए। दरअसल फिल्डन को लगता था कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो नाम है वो काफ़ी लंबा है, अटपटा है, और क्योंकि फिल्डन शुरुआत से ही भारतीय संस्कृति के हिमायती थे, वो चाहते थे कि रेडियो के लिए एक ऐसा आसान सा नाम लाया जाए जो जल्दी से भारतीयों की जुबान पर चढ़ जाए और उन्हें उस नाम को लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने इस नाम को बदलवाने के लिए काफ़ी मेहनत की। वो बड़े अधिकारियों से मिले, वायसराय से मिले, और जब उन्होंने अपने तर्क दिए तो उनके तर्कों से वायसराय जो है वो सहमत हो गए, और इस तरह इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो पड़ा। इसी दौरान पूरे वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लियोनेल फिल्डन जो है वो लंबी छुट्टी पर ब्रिटेन चले गए। उनकी अनुपस्थिति में प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी ने कार्यभार संभाला। युद्ध के दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर सेंसरशिप का शिकंजा कस गया। ब्रिटिश सरकार रेडियो को युद्ध के औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने आदेश दिए कि रेडियो पर फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। आम लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नागरिकों को हवाई आक्रमण के दौरान सुरक्षा उपाय के बारे में सचेत किया जाए। इन सब के अलावा शत्रु देशों के खिलाफ खुला प्रचार भी किया जाए। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से रेडियो को अपने अंडर में ले लिया। जापान के हथियार डाल देने के 15 अगस्त 1945 को 8:30 बजे के करीब वायसराय ने ऑल इंडिया रेडियो पर जनता को एक संदेश दिया। जब फिल्डन को लगने लगा कि वे अधिक दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं कर पाएंगे, तो निराशा और आलोचनाओं के बीच फिल्डन ने 1940 में अपना पद छोड़ने का फैसला किया और प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी ने उनका पदभार संभाल लिया। विभाजन के दौरान न केवल केंद्रों का बंटवारा हुआ, बल्कि राजधानी दिल्ली के कार्यालय के सामान, लगभग जितना भी सामान था वहाँ, उनका भी बंटवारा हुआ। सभी कर्मचारियों को भारत में रहने या पाकिस्तान रेडियो में जाने का अल्टरनेट दिया गया। अधिकांश लोगों ने धर्म के आधार पर यह फैसला लिया। इसी दौरान प्रोफेसर अहमद शाह बुखारी भी पाकिस्तान चले गए। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने आकाशवाणी केंद्र में पहली और अंतिम बार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को संबोधित किया। इससे पहले 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, एम.ए. जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू और बलदेव सिंह का विभाजन संबंधी प्रसारण किया गया। 15 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत में आकाशवाणी के 6 रेडियो स्टेशन बचे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। पेशावर, लाहौर और ढाका के प्रसारण केंद्र पाकिस्तान में चले गए। 1 नवंबर 1947 को जालंधर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। 1947 1 दिसंबर को जम्मू में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। 1948 में पटना, कटक, नागपुर आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना हुई। इस तरह अगले 10-20 साल तक हर साल कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में रेडियो स्टेशनों का आरंभ होता चला गया। इस तरह आज़ादी के तुरंत बाद से ही रेडियो स्टेशनों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि होती चली गई। 3 अक्टूबर 1957 को ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी हुआ। 1958 में रेडियो रूरल फोरम स्टार्ट हुआ। 14 फरवरी 1961 को संसद की कार्यवाही की दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा का प्रसारण आरंभ हुआ। 1963 में पोर्ट ब्लेयर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1967 को विविध भारती पर विज्ञापनों का प्रसारण आरंभ हो गया।
अप्रैल 1976 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। अगस्त 1985 प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई और मई 1988 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा प्रारंभ हुई। 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी दिल्ली से फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये था भारत में रेडियो का सफ़र। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, रचनात्मक बने रहें। नमस्कार।